नमस्ते। हमारे पॉडकास्ट दिल से दिल तक विद प्रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट आए हैं, इनका एक गाना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं, पर इनका स्पेशली एक गाना ऐसा है जिस पर हर कोई झूमा है। तो एक लाइन मैं गा लेती हूँ, पता नहीं मैं कैसे गाऊंगी, कैसे नहीं गाती हूँ। दूरो दबे सजुदा ये देखनी मिलो, सच्चू बोलू सजुदा ये देखनी मिलो। तो ये पता नहीं मैंने कैसे गाया है, कैसा नहीं गाया है, पर आज हमारे जो गेस्ट हैं डॉनी चौहान जी, उनसे ये गाना सुनते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत सर, थैंक्स फॉर थैंक यू। कमिंग। थैंक यू सो मच। सर, तो सबसे पहले जैसे आपका नाम है डॉनी चौहान, तो डॉनी का क्या मतलब होता है? डॉनी का मतलब मुझे भी पता नहीं ओके। क्योंकि मेरे पिताजी ने नाम रखा। हाँ हाँ होगा कोई उनका, या कोई प्यारी चीज़ हुई होगी या कोई नाम सुना होगा उन्होंने, हाँ हाँ। क्योंकि मैंने उनसे भी पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कभी बताया नहीं, ओके। तो उन्होंने रख दिया। अच्छा, मतलब पिताजी ने रखा जी। तो फिर ठीक है। ओके, तो सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जैसे आपको जानते हैं, पर बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते, पर आपके गाने से आप बहुत ज़्यादा फेमस है जी। थैंक यू सो मच। मैं ननकी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव पड़ता है हमारा द्रोटी, जिसमें बगलती पंचायत पड़ती है। बगलती पंचायत के अंदर आता है हमारा द्रोटी गांव, वहाँ का ननकी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मतलब रामपुर में आता जी, है ना ननकी? रामपुर। ओके। तो आपके गांव की कोई खास बात? हमारे गांव की कोई ऐसी खास बात नहीं है क्योंकि गांव की तो वही खास बात रहती है, जैसे गांव में बाग बगीचा है। हाँ जी, वही। ओके, तो आपकी स्टार्टिंग से बात करते हैं कि स्कूलिंग कहाँ से हुई और किस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, कैसे थे डॉनी चौहान बचपन में? बचपन से अगर मैं बात करूं तो मैं मजाकिया किस्म का इंसान हूँ। बचपन से ही मतलब कहीं भी महफिलों में कहीं बैठना, जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे उनके बीच में घुस जाना, कोई सीरियस बात लगे वहाँ अपने गप मारने निकल जाना। तो सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते थे, जितने भी गाँव में करते हैं अभी तक। तो यही सब चीजें। तो जैसे आपने बताया मजाक के किस्म के थे, तो ये मजाक के किस्म किससे आए? मतलब कोई घर पे थे ऐसे, फादर मदर या कोई? नहीं, ऐसे मदर है मेरे थोड़े से, वो जॉली से नेचर के है, वो सबको ऐसे खुश रखते हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं, वो एकदम इमोशनल भी एकदम से हो जाते हैं, भावुक तुरंत। और जब कोई बात चल रही हो तो उसमें मजाकिया किस्म। बिल्कुल। मतलब वैसे ही है। जी। बचपन पे फिर से वापस जाएंगे, पर आपको एक गाना है जो मुझे लगता है हर किसी की जुबान में है, एक बार लग जाए तो उस पर नाचने के लिए, डांस करने के लिए सब मतलब आ ही जाते हैं स्टेज पर। छजुदाई है। मैं उसकी लाइंस अभी थोड़ी देर में ट्राई कर रही थी कि मैं अब बोलूं उस लाइन को, आपके साथ थोड़ा सा गुनगुनाऊं। बहुत ही अच्छा गाना है, तो पहले वो सुन लेते हैं आपसे। जी जरूर। ओ परले जंगले हल्दी मेरी चिलो, लोगुरी होली बटणो, हो दूर दबे छजुदा ये देखनी मिलो, सच्ची बोलू छजुदा ये देखनी मिलो, दूर दबे छजुदा ये देखनी मिलो, सच्ची बोलू छजुदा ये देखनी मिलो। जी। बहुत बहुत सुंदर, इतना थैंक अच्छा आपने ये मतलब होता है ना एक कोई गाने ऐसे होते हैं कि आपको नेचुरली, आपको नहीं भी नाचना आता ना, पर आपको मन करता है कि आप थोड़े से ना झूमे उसके साथ, यू। वैसा ही ये गाना है। थैंक यू। अच्छा, आपके स्कूल टाइम की पहले बात करते हैं। तो आपका स्कूल टाइम मतलब कहाँ से स्कूलिंग हुई और किस तरह के थे आप पढ़ाई में? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। स्कूलिंग हमारी वहीं गांव में हमारे बगलती स्कूल पड़ता है, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है 12th तक। ओके। हाँ जी, वहीं पढ़े। तो स्कूल में पढ़ाई में मैं अच्छा था, अच्छा। कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड ऐसे ही पोजीशन वेरी रही है। नाइस। हाँ जी। तो मैं स्कूल में क्लास मॉनिटर रहा, 6 के बाद मैं क्लास मॉनिटर रहा हूँ। उसके बाद +1 2 में मैं स्कूल लीडर रहा हूँ अपने ओके, स्कूल में। तो हाँ जी। वैसे वाले मॉनिटर थे जो शिकायत करते थे कि हाँ जी नहीं, मैम ये शिकायत शोर कर रहे नहीं, हैं, वो नहीं शोर नहीं, कर रहे हैं? शिकायत वाले नहीं थे हम, वही थे मतलब जो होगा फैसला ऑन द स्पॉट वाले। टीचर तक बात नहीं, जाएगी? टीचर तक तो बात जाती नहीं थी। ऑन द स्पॉट ही कर देंगे बिल्कुल काम। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद की जर्नी क्या है? स्कूल के बाद फिर कॉलेज कहाँ से, और फिर सबसे बड़ी बात ये जो आप गाने से जुड़े, ये कहाँ से शुरू हुई? स्कूलिंग के बाद मैं कॉलेज के लिए संजौली कॉलेज पढ़ने आया। तो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैं प्रोफेशनली म्यूजिक की लाइन में आया। लेकिन उससे पहले जब मेरा स्कूल टाइम था तो उसमें बाल सभाएं रहती हैं हमारे स्कूलों में। तो टीचर्स हमेशा बोलते रहते सबको कि भाई चलो किस किस को इंटरेस्ट है, गाओ गाओ गाओ। तो वहाँ पे कंपटीशन हुआ हमारे ना। तो वहाँ पे जैसे कंपटीशन हुआ बच्चों का, तो हमारे ग्रुप वाइज डिवाइड होते थे। तो ग्रुप में कंपटीशन चला कि भाई कौन सा ग्रुप आगे निकले, कौन सा आपस में। और हमारे ग्रुप वाले की टर्न आई, गाना भूल गए, गाने खत्म हो गए उनके बाद। अच्छा। तो मैं बीच से गाने लगे ऐसे ही ना। और मैम होते थे हमारे, कमलेश मैम,
उन्होंने देख लिया कि ये तो गाता नहीं था, उन्होंने खड़े उठा लिया, उन्होंने मेरे से 2-3 गाने और गवा दिए कि गाओ। तो उसके बाद से मुझे मतलब आगे आगे मुझे लगा, पहले शर्म आती थी गाने गाने में, क्योंकि हमारा थोड़ा अलग था, पढ़ाई की ओर था, स्कूल मॉनिटर थे, तो मतलब लगता था कि भाई गाना नहीं गाना, पता नहीं कैसा लगता, शर्म आती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर एक्सपोजर जब मिला तो फिर मतलब शुरू हुआ। कभी कोई मोटिवेट करता है तो फिर मन करता है वो सब करने का, फिर लगता है कि बिल्कुल नहीं नहीं यार हम में वो बात है। और बिल्कुल खास तौर पर अगर स्कूल टाइम में टीचर कर रहे हैं ना, तो फिर लगता है नहीं नहीं बिल्कुल। यार हम तो कर फिर सकते जितनी हैं। भी सभाएं रहती थी हमारी स्कूल में, जो भी होती थी छोटी छोटी सभाएं, हर बार मैं हमको पहले ही होता था कि भाई उससे तुम्हें गवाऊंगी। जब निपट जाते मैं उठता ही नहीं था, कि जब बोलते थे कि एक और किसको गाना है, फिर लास्ट में नाम लेके बोलते थे, कहते पवन उठ जाओ, मेरा नाम पवन है। अच्छा आपका नाम हाँ जी, पवन ऑन है? डॉक्यूमेंट मेरा नाम पवन है। ओके, तो हम तो डॉनी चौहान से ही जानते हैं, तो जी डॉनी चौहान पवन का तो मतलब पता होगा जी आपको। जी। पवन का क्या मतलब पवन का होता है? मतलब तो हवा है। हवा की तरह है आप, मतलब बिल्कुल खुद भी बिल्कुल खुश रहते हैं, हवा की तरह सबको खुश बिल्कुल। करते रहते हैं। तो मैम हमेशा मुझे उठाते थे, कहते पवन आपका रह गया है। मुझे टीचर्स, सिर्फ टीचर्स ही मुझे पवन नाम से बुलाते थे, बाकी सब डॉनी डॉनी। तो मैंने इस करके ये अपनी इंडस्ट्री में जब पहला कदम रखा, तो डॉनी चौहान के नाम से मैंने एल्बम निकाली थी। ओके, तो पहले ठीक है, आप कॉलेज से स्कूल से कॉलेज में गए और स्कूल में पहली बार आपने जो जी। गाना गाया, तो कॉलेज में म्यूजिक की पढ़ाई की या कुछ अदर? नहीं, म्यूजिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, हाँ ना सीखा है। हाँ। बस वो शौक था। जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उसके बाद सब लोग सेटल है मेरे फैमिली में, सब लोग, मैं एक बेरोजगार था उस समय में, आज भी बेरोजगार ही है एक तरह से। हाँ, लेकिन जब मुझे लगा कि भाई बगीचे हैं हमारे, सेब के बगीचे हैं, तो वो भी होना था, वेस्ट होना था, लेकिन घर वालों का प्रेशर आ कि भाई आप नौकरी करिए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बगीचा भी है, ये खराब हो जाएगा। तो मैं बगीचे के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट था म्यूजिक में, तो मैंने ऐसे शौक शौक में एक एल्बम निकाल दिया था। ओके। और शौक शौक में कौन सा एल्बम था वो? शौक शौक में पहला एल्बम तेरा इंतजार करके आया था। हम्म, वो एल्बम निकाला जिसमें मुझे अतुल राष्ट्रा जी हैं हमारे, बहुत अच्छे कलाकार है कोटखाई के। कोटखाई हाँ, से। उनका बहुत सहयोग रहा है मेरी पहले जब एल्बम जब शुरुआती कॉलेज टाइम होते थे जब, तो कॉलेज टाइम उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि आप गाइए। मैं मुकर जाता था गाइए, लेकिन तो वही बात, जब मैंने गाना गाना था तो हाँ। उन्होंने मुझे बताया था कि भाई आपने कहाँ से गाना है, किस तरह से गाना है। ओके, तो फिर जब आप पहली बार आपने सोचा, मतलब वो अतुल जी थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि नहीं आप गा सकते हो? बिल्कुल, अतुल जी, एसी भारद्वाज जी, आज ओके। वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम है। हाँ हाँ। उनका और अतुल राष्ट्रा जी का बहुत तो सहयोग उनको है। जानते थे आप पहले से? अतुल राष्ट्रा जी मेरे कॉलेज मेट रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ जी, उनको मैं पहले से जानता था, लेकिन एसी भारद्वाज जी जब एसोसिएशन के फंक्शन चलते हैं यहाँ पे हमारे शिमला में, तो उस टाइम वो आए थे किसी, हमारे जो एसोसिएशन होते हैं ना, उनके एसोसिएशन, उसकी प्रैक्टिस के लिए आए थे। वो उन्होंने करवाना था, वो उन्होंने हमारा जो शो ऑर्गेनाइज होता है उनके अंडर था सारा। ओके। तो तब उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, तो मैंने बोला कि मुझे भी शौक है गाने का, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि गाते हैं आप, उन्होंने सुने मेरे 1-2 गाने, उन्होंने बोला कि अच्छा गाते हैं आप, करिए आप, आपको एल्बम करना चाहिए। तो फिर इन लोगों के सहयोग से बस आज गा रहे हैं गा थोड़ा रहे हैं, थोड़ा। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहला गाना कौन सा था जब आपने स्टूडियो में गाया? पहला गाना मेरा, मैं 2 पंक्तियां सुनाऊंगा, हाँ मैंने वो जरूर। खुद ही लिखा था। एक्चुअली केवराम बास्टा जी ने एक गाना गाया था, हाँ हाँ। बहुत अच्छे, मैं इंस्पायर्ड हूँ उनसे। केवराम बास्टा जी बहुत अच्छा गाते हैं। उन्होंने गाया था, चिशोरे भने आएले बाटो दाने रोमा। तो इसी कॉम्पोजिशन को उठा के मैंने उसमें खुद लिखा। गाना लिखा। बोलो तेरी आखिरा मेरी है बठनो बेगिला गो मुचाओ कबे आजले मुखे तू शाओरे कबे गरले आओ बठनो मेरी जानिए बठनो मेरी जानिए। जी बहुत ही अच्छा। और मतलब वो वहीं से उठाया आपने कि कितना बिल्कुल, अच्छा कॉम्पोजिशन चिशोरे उठाई और भने। लिख दिया उसमें। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बहुत अब ही तो अच्छा। कॉपीराइट इशू रहता है, अब तो ऐसा नहीं गा सकते, लेकिन उस टाइम इतना नहीं था। हम बीच के जैसे दौर में है जब सीडीज और पेन ड्राइव का टाइम था, और सब चला दिया हम। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, उसके बाद जब पहली बार स्टूडियो गए तो कैसा एक्सपीरियंस था? स्टूडियो पहले, अकेले गए थे, किसी के साथ गए थे? नहीं स्टूडियो में साथ में गया था। स्टूडियो मेरे साथ मेरे मित्र है, लवली हमारे गांव से है, तो वो आए थे मेरे साथ। वो, हम रास्ता पूछते पूछते गए, हमें नहीं पता था क्योंकि अतुल जी से फोन पे बात हो रही थी। हाँ। तो अतुल जी का बीच में फोन बंद हो गया, उनका ऑफ आया, उन्होंने रास्ता तो बता दिया था।
उसके बाद फिर वही एसी भारद्वाज जी और मैंने रात को मतलब पहले तो गाने कंप्लीट किए हमने। तो उनको कहीं जाना था, उनका कार्यक्रम था कहीं, तो उन्होंने बोला कि आपको मैं बता दूंगा कहाँ जाना है। तो फिर उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। फिर हम जब स्टूडियो पहुंचे तो नेगी सर से, सुरेंद्र नेगी सर से मुलाकात हुई। मतलब फिर लगा कि भाई ये तो वो आदमी है जिसको हम वीडियो में देखते हैं। राइट, है ना। और वो कैसेट में कहीं पे भी कोई कैसेट पुराने टाइम की भी याद करें ना, तो एक चेहरा जो है वो हर कैसेट में हम सोच रहे कौन है, कौन ये इंसान। मुझे मतलब मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मुझे लगता था यही गाते हैं। वो छोटे छोटे बाकी सिंगर्स के छोटे छोटे चेहरे और जी जी सबके मतलब 3-4 कैसेट में होते थे ना छोटे छोटे चेहरे, एक चेहरा जो था वो हर कैसेट में होता था। अब सिंगर्स तो एक एल्बम में अलग है, दूसरी एल्बम में अलग कोई सिंगर है, पर वो एक जो चेहरा होता था वो हर एल्बम में। मैंने है कौन ये इंसान, है ना, जो हर जगह है। अच्छा, ओके, फिर? हाँ जी, सुरेंद्र नेगी सर से मुलाकात हुई। तो पहले तो उनको देख के खुशी हुई। जैसे वहां पे पहुंचे माइंड में एक बात थी, अतुल राष्ट्र ने मुझे बताया था कि नेगी जी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो कट टू कट बात करते हैं, आप ज्यादा बात उनसे ना करें, आप अपने मुद्दे पे आए सीधे ही। तो हम जैसे ही पहुंचे तो उनकी चेयर घूम गई, वैसे बैठते थे, एकदम घूमने वाली चेयर थी, पीछे को हमारी साइड। हाँ जी, आपकी रिकॉर्डिंग थी। मैं जी क्या लाए आप गाने, मतलब टोन उनका ऐसा था थोड़ा सीधा सीधा। तो मैं करके उनके बाद मैं बोला जी मैंने खुद लिखे हैं। हाँ खुद तो लिखे हैं, और क्या है उसमें। उन्होंने सुना तो अब मुझे कितना ही सेंस था मुझे कोई पता नहीं था। मैं गया, मैंने सुनाया उनको 3-4 गाने जो खुद लिखे थे। मैं बोला ये बोला कितना गाना गाना चाहते हैं आप। मैं बोला सर 5-6 गाने जितने भी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है हमारा एक एल्बम बनता है, आप चाहे तो 5 भी गा सकते हैं, लेकिन 9 से 10 गानों का हमारा एल्बम रहता है। तो जो कहते सीडीज बनती है, ए और बी साइड रहती है उसमें। तो कहते उसमें 10 गाने होंगे, 9 गाने होंगे, तो आप और क्या गा सकते हैं। मैं बोला सर और तो अभी मेरे पास तो इतने गाने हैं। कोई बोला पारंपरिक गीत आते हैं आपको। मैं बोला सर आते हैं। तो ठीक है, बोला 2-2 लाइनें गा के रखो, फिर फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए आपने बाद में आना, मैं म्यूजिक तैयार कर दूंगा। तो मैंने गा लिए 2-2 लाइनें, उस टाइम तो गा लिए शौक शौक में। बाद में जब दोबारा जाना था तो पता लगा कि भाई कमियां रहती है गाने में। फिर जब दोबारा सुनते हैं फिर हिम्मत ना उनको बोले कि मैंने तो दोबारा गाना है, शुरू से गाना है। फिर बड़ी मुश्किल करके उनको बोला कैसे कैसे करके। इवन आज तक मैं कहूँ अगर वो सामने आ जाए ना तो गाने से हम आज भी डरते हैं उनसे, क्योंकि वो शख्सियत बहुत बड़ी शख्सियत है वो सुरेंद्र नेगी जी। आपको जैसे आप कह रहे हैं कि हर फोटो में हर एल्बम में दिखेंगे वो, हर छोटे छोटे, तो बस उनका वो फोटो छोटी है लेकिन उनका ओहदा बड़ा है, वो नाम बड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि वो हर कैसेट में दिखना ना, एक बिल्कुल इंसान हर बिल्कुल। कैसेट में है उन्होंने कौन ये इंसान। हिमाचल संस्कृति को मतलब अगर संजोने में तो मैं तो बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ सुरेंद्र नेगी जी का, बहुत बड़ा। क्योंकि सभी जितने भी सिंगर्स से जब बात करते हैं तो एक मतलब एक नाम हमेशा उनके मुंह से होता है, वो होता है सुरेंद्र जी नेगी जी। जी हमेशा हर सिंगर के मुंह से बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। उनके साथ काम किया, उन्होंने लाइफ बनाई है, वो है। जी जी ओके, तो वो पहला आपका ऐसा एक्सपीरियंस जी। था। तो उसके बाद जब एल्बम निकली वो सही चली, क्या हुआ? नहीं बुरी तरह पिट गई ओके। क्योंकि वो शौक शौक में थे, उसमें एक गाना था पारंपरिक गीत है, 2 हाँ जी पंक्तियां में जी। उसके आपके हो मामा लो खेकरे सो, मामा लो खेकरे सुवणे, ओ खेकरे सुवणे दी चोरो, खेकरे सुवणे दी चोरो, माधुने गिरे मामा लो माधुने गिरे गाए। ये वो गाना था जो उसमें थोड़ा सा जिसको प्यार मिला। तो फिर धीरे धीरे फिर काफी टाइम बाद फिर ऐसा लगा कि शौक में गाया था कि अब मुझे नहीं गाना। तो फिर वही एसी भारद्वाज जी कहते यार एक एल्बम और करते यार आओ बोला। तो फिर धीरे धीरे फिर आगे हमने जी अपनी जर्नी शुरू की। ओके, तो एसी भारद्वाज जी से तो आप वहां पे मिले थे, जो आपने बताया जी एसोसिएशन में आप मिले थे। तो अब अभी तक आपका उनका साथ अच्छा होगा, नो डाउट। दूसरी एल्बम तक हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हो चुका था, क्योंकि जब भी उन्होंने शिमला ना, मैं शिमला में ही रहता हूँ मैं, तो जब भी उन्होंने आना तो उन्होंने फोन कर देना कि मैं ऐसे ऐसे शो से शिमला जा रहा हूँ, सोलन जा रहा हूँ, कहीं भी होता था तो मैं उनको फोन करके बोलता कि आप कहीं भी जाएंगे, आपका शो है जो भी है, जब मर्जी फ्री हुए तो आपने आना मेरे पास है। ओके। क्योंकि आप उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था, क्योंकि होता ही है जो जिनको पता है तो उनके साथ अगर उनके संगत में रहेंगे तो आप भी काफी कुछ सीख सकते हैं। तो मैं उनको फोन कर करके बुलाता था, तो उस टाइम तक हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी हो चुकी थी। तो उन्होंने काफी सपोर्ट रहा उनका भी। अच्छा, और उसके बाद की क्या बात है, जब मतलब गाना पिट गया, फिर क्या क्या लगा कि अरे अब तो हो नहीं पाएगा, कैसे उस करेंगे? टाइम पिटना मतलब पिटना हम अब बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम तो शौक में गया, तो उस टाइम तो चलो हो गया जो हो गया, गा लिया इतना था। लेकिन उसके बाद काफी टाइम बाद 1-1.5 साल बाद मैंने फिर गाना गाया, फिर वही गाना छजुदाइया जो गीत था। तो वो छजुदाइया ट्रेडिशनल गीत है, पहले भी शायद कुछ सिंगरों ने गाया, मुझे अभी पता नहीं कि पहले किसने गाया था। लेकिन वो गाना जब हम लेके गए सुरेंद्र नेगी सर के पास,
तो वो रामपुर में उनका स्टूडियो होता था उस टाइम, तो रामपुर से वो स्टूडियो फिर शोगी आ गया था। तो उसके बाद हम शोगी चले गए जी। निकी जी ने बोला अच्छा आप फिर आपका एल्बम है? मैं बोला सर एल्बम तो नहीं, मैं ये गाना था मेरे पास तो मैं वो करना चाहता हूँ। कहते बोले अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब का टाइम चल पड़ा था, 2014 की बात है। कहते कोई बात नहीं आप करिए, क्या लाए हैं कहते आप। मैंने उनको गाना सुनाया, बोला कोई बात नहीं अच्छा है आप करिए। हमने गाया और उस गाने से बोलते हैं हम कि डॉनी को डॉनी चौहान जो बना है सौजुदा ये गाना था एक्चुअली। बिल्कुल। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े छोटे छोटे शोज मिलने शुरू हो गए, फिर बड़े बड़े सिंगर्स जो हमारे नामी सिंगर्स हैं उन लोगों से मुलाकात हुई, उनके सब लोगों के सपोर्ट से फिर थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं अभी जितना भी चल रहा है। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि छज्जू दाई के बाद आपको एक लोग जानने लगे, एक फेम मिला, तो जब पहली बार आपने ये सुना, जब बाहर एल्बम निकल गई, तो कैसा एक्सपीरियंस था? किसी ने आके बोला यार तूने गाया ये तो बहुत सही है? मैं एक किस्सा बताऊं एक्चुअली, उधर अपना रोडू में बजा वो गाना जब शादियों में, तो हमारे रिश्तेदार वहाँ से अरविंद जी, उनका मुझे कॉल आया, बोला भाई तेरा गाना इधर बज रहा है। फिर मुझे लगा कि यार बज रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, बज रहा है तो मैं बोला बज रहा होगा। तो फिर तब तक नहीं होता जब तक अपने कानों से ना सुने। तो फिर मैं किसी रिश्तेदार की शादी में ही गया, उसके कम से कम 3-4 महीने बाद जब वो गाना रिलीज हुआ था, तो वहां पे वो गाना जब बजा तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे। फिर अपने को फील आया मतलब एकदम वो भावुक वाला। फिर मैं ऐसे ही मुड़ गया पीछे, डांस कर रहे थे हम, एकदम अचानक से वही गाना बज गया मेरे वाला। इवन वहां पे लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो गाना मैंने गाया है, लेकिन वो बज रहा था। लेकिन रिश्तेदारी में पता था, हमारे यार दोस्त जो 2-4 साथ में थे उनको पता था। तो बस बहुत अच्छा, मतलब वो फील मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। है ना, प्राउड मोमेंट बिल्कुल की वाह यार, बिल्कुल बिल्कुल मतलब चलो रंग लाई मेहनत ना। बिल्कुल। ओके, तो ये उसका एक्सपीरियंस था छज्जू दाई का। छज्जू दाई के बाद लोग जब जानने लगे तो एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, थोड़ी बढ़ जाती है लोगों की कि अब क्या करे, अब कौन सा लेकर आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2 नॉन स्टॉप एल्बम और आई मेरे, जो उसके बाद आए थे। बुशहरी पैंथर करके एल्बम थे, उसमें भी काफ़ी अच्छे गाने थे। उतना नहीं रिस्पांस मिला जितना सौजुदाई को मिला, पर ठीक था। मार्केट में ऐसा हो गया था कि भाई चलो आपको, मेरे को शोज मिलने शुरू हो गए, छोटे छोटे कार्यक्रम, कहीं जाना किसी सिंगर के साथ स्टेफनी के तौर पे तो उस तरह से गाना शुरू कर दिया। मेन सिंगर है मान लो विकी चौहान जी की नाइट है, उसमें मैंने विकी चौहान जी के साथ कोरस किया है 5 साल, कि उनके पीछे गाना की भाई शौक होता था कि मुझे गाना है, क्योंकि एक्सपोजर ऐसे तो मिला नहीं था, इतना कंपटीशन है। तो उनके साथ उन्होंने बड़ा प्यार दिया। विकी चौहान के साथ साथ रहते हुए हम बहुत चीज़ें सीखी हैं हमने उनसे, कि भाई बहुत ही मतलब अच्छे इंसान है, बहुत जॉली किस्म। तो उनके हाँ जी, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, बहुत फास्ट, बहुत एकदम तेज सही है। बहुत तेज क्योंकि बहुत, जब उनकी वीडियोस हम कभी बार हाँ देखते हैं घर पे, वो जो बनाते हैं तो बहुत ही जी सही होती जी है। जी बहुत बढ़िया। तो उनके साथ साथ रहते हुए तो मतलब 5 जब तक मैंने उनके साथ काम करना, जब थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने चल रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला मैं भैया मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा इंडिविजुअल करना पड़ेगा, मैं नहीं तो मैं पिट गया हूँ। मुझे उन्होंने बोला कि क्यों पिटेगा तू, तुझे इतनी टाइम से स्टेज पे कर रहा है, तुझे एक्सपीरियंस हो गया है, कर अच्छा कर बेटा अपना कर। कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कहते जहाँ हमारे शोज होंगे हम भी रेकमेंड करेंगे, कहते हैं आपका नाम आओ हमारे साथ। तो उनका सब लोगों के सपोर्ट से फिर अब कर रहे हैं थोड़े थोड़े कार्यक्रम। ओके, तो जैसा आप बोल रहे हो ना कि रिकमेंड करते हैं जो बड़े सिंगर्स होते हैं वो आपके नाम, या किसी भी सिंगर की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब इस फील्ड में ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है, किसी भी फील्ड में जी, अगर जी। बताएं तो। पर इसमें ये बहुत ज़्यादा होता है कि आपको स्टार नाइट्स है, आपको कहीं पे किसी मेले में गाना है, बहुत सारे इस तरह के जो शो होते हैं। हिमाचल की एक छोटा सी जगह है और इतने पर्टिकुलर, अब तो बहुत सारे सिंगर्स हैं और कंपटीशन भी उतना ज़्यादा ही है। तो कभी ऐसे नहीं होता है कि मतलब कोई जेलिसी की होती है, इसमें होती है लोगों को? मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो कोई जेलसी नहीं होती है, लेकिन हमारे कलाकारों में है जेलसी फैक्टर है। क्योंकि जैसे मान लो विकी चौहान जी की नाइट है, एसी भारद्वाज की है, हमारे बड़े भाई कुलदीप शर्मा जी की नाइट है, तो वहां पे बंदों को लगेगा यार कुलदीप शर्मा लास्ट में गाऊंगा, ये पहले गवा देते, इसको हम उसके बाद गाएंगे। लेकिन उन्हें अपना पता नहीं है। अभी काफी कलाकार है जिन्हें अपना पता ही नहीं है। हमें अपना पता है कि भाई हम कितना गाते हैं, हमें थोड़ा सा बड़ों का अदब करना भी आना चाहिए, हर चीज है। मैं मानता हूँ अपना पता होना चाहिए इंसान को। क्योंकि कुलदीप शर्मा जी अगर नाइट करने आए हैं, तो हमें नहीं लगता कि कुलदीप शर्मा के बाद हम गा पाएंगे या कोई इस वक्त गा पाएगा जब तक कुलदीप शर्मा है। क्योंकि कुलदीप शर्मा का बहुत बड़ा नाम है, वो पिछले कम से कम 30 सालों से गा रहे हैं, और हमारी तो उम्र ही 30-35 साल है अभी, कितना ही हम कर लेंगे। लेकिन उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। जहां भी होता है हम हमेशा मेले में, हाँ, लेकिन इस बात के लिए हम डिमांड करते हैं कि हमें टाइम मिले, एक
ऐसा नहीं कि जैसे आजकल रहता है सरकारी मेलों में, देखा होगा आपने, ज्यादातर 2 मिनट 1 मिनट में एक लाइन भी नहीं हो पाती और भेज दे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो टाइम मिलना चाहिए, समय मिले, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पहले मिले तो उसमें गा के अपना बेस्ट गा के चले जाओ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसा सच में होता है कि 1 मिनट का, कई बार सिंगर्स मतलब ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं जिसमें बात करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 मिनट पे बात कर, एक मतलब एक ही लाइन गाते हैं बिल्कुल और हमसे माइक छीन लिया जाता है, और बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद इसलिए हम करते ही नहीं करते इस तरह के हाँ शो जी, जो होते हैं। बहुत जगहों पे होता है, मैक्सिमम जगह पे हो रहा है आजकल तो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है जो हमारी फील्ड भी है इसमें राजनीति ज्यादा हावी हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि अपने अपनी सेटिंग से सब लोग करे, किसी का ब्यूरोक्रेट्स में पकड़ है, किसी को डायरेक्ट फोन आ रहे हैं कहीं से कि भाई उसका करो आज उसका करो, तो उसमें काफी लोगों के नाम हो रहे, हताश हो रहे। हम खुद बात करें, टाइम वो नहीं मिल पाता कई बार, तो अगर हमें लगता है कि भाई टाइम नहीं मिल रहा तो हम तो छोड़ देते। मैं अपनी बात करूं, मैं तो बहुत शोज छोड़ता हूं इस चक्कर में कि भाई टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि हम टाइम कर रहे हैं, हमें लोग सुनना चाहते हैं। अगर मेरा कोई गाना हिट होता है तो मुझे लोग सुनना चाहते हैं, अगर मैं उस गाने की आपको एक गाना भी नहीं अगर मैं सुना पाऊंगा तो क्या फायदा मेरा शो करने का। बिल्कुल, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट जो गाता है वो, मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी फीस वही होती है जो लोगों की तालियां होती है, बिल्कुल वो जो लोग बिल्कुल एंजॉय करते हैं, और वही उसको मिले ही ना थोड़ी देर, 5 मिनट में वो गा के चला जाए, तो फिर वो बिल्कुल भी बिल्कुल। कहीं ना कहीं दुखी होगा। और पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये सिचुएशन बदलेगी। शायद क्योंकि कलाकार भी अब इसमें वही बात है कि प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है, कलाकार भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक नाइट में 60 से 80 कलाकार होते हैं, किस तरह से टाइम मैनेज करें, वो भी सच्चे हैं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा अगर हमारे पर ऐसा होना चाहिए जो कि जो आप कह रहे थे अभी, कि राजनीति थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, मतलब किसी के टैलेंट को देखकर आई थिंक वहां पे लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल व्हाट डू थिंक, ऐसे ऐसे बिल्कुल ही करना बिल्कुल चाहिए? टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं कि भाई हर कोई आ रहा है, इवन कईयों के गाने 10-10 गाने हिट है, 20-20 गाने हिट है, उनको आप दिन को 5 बजे को आके जा रहे, जब ऑडियंस भी नहीं होती, ऑडियंस सुनने आती है, नाइट शो है मान लो 10 बजे तक शो चलता है, तो ऑडियंस बैठती है 7 बजे, तो 7 बजे के बाद टाइम तो रखो उन कलाकारों का। बस यही है हमारा, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई बाकी तो इसको तो हम नहीं कर सकते, कुछ भी जो होना वो तो होना ही है, वो तो चलता रहेगा हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल राइट। आपने एक गाना गाया था जीशर महादेव जी पर, जी। तो पहले तो हमें बता दीजिए जीशर महादेव जी जो है वो कहाँ के देवता हैं, क्या कुछ? जीशर महाराज जी हमारे मेरे अपने कुलिष्ट हैं, हमारे वननकी क्षेत्र के देवता है। देवता जीशर जी खड़ाहन स्थान पड़ता है, खड़ाहन में उनका मंदिर है वहाँ पे। तो ये काफी एरिया है इनके अंदर, मतलब 4 दिशाएं, जो चारों दिशाएं हमारी नजर पड़ती है जहां जहां तक, वो चारों दिशाएं इन देवताओं की हैं, वहां तक हाँ जी इनकी मान्यता है। तो काफी मान्यता है हमारे देवता जी की। जी, तो सुना दीजिए आपको थोड़ी सी 1-2 लाइन। 2 लाइनें मैंने जो गाना गाया था इसमें हमने बताया था, अपने देवता जी के बारे में बताया था, वो मैं 2 लाइनें गाऊंगा। ओ देवा जिशरा घोड़िए मालिका तू इष्टा मारो, तेरी महिमा जाणोला जिशरा रे कासमता सारो, हो मारे जिशरा खड़ाणुआ रे कासमता सारो, होतिया थेरा बोला बीते ओ जिशरा लगा नौ साला, हो मीना बशे और जिशरा तू देशा के चला, हो मारे जिशरा खड़ाणुआ तू देशा के चला। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, जब आप बता रहे हैं कि कॉलेज के बाद आपने ये गाना शुरू किया, स्टूडियो गए, पहला गाना जो पिटा फिर उसके बाद एकदम फेम मिलना शुरू हुआ, तो अब आपने थर्ड एल्बम जब निकाली तो आपने खुद भी कुछ गाने लिखे हैं या फिर वो? जब मेरा पहला एल्बम के बाद भी काफी सौजुदाई एक गाना था जो थोड़ा सा एक्सपोजर जिसको मिला था, लेकिन उसके बाद वो गाने सारे ऐसे थे, मतलब हताश करने वाले मुझे पर्सनली, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि उस टाइम तक सिंगर्स भी बहुत हो चुके थे काफी ज्यादा, लेकिन मैंने लिखना बंद कर दिया। तो मैं फिर पारंपरिक गीतों की ओर गया, तो मैंने पारंपरिक गीत उठाने शुरू किए, वही गाता रहा। बीच में पंकज ठाकुर जी, बहुत बड़ा नाम पंकज ठाकुर जी, आज सभी जानते हैं उनको, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ गाने लिखे, उन्होंने 10 से 15 गाने मेरे लिखे हैं। अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, तो उनके साथ तो जितना भी काम किया मैंने, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए, इवन चले वो भी गाने नहीं मेरे मुझे निराशा ही ज्यादा हाथ लगी है, मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि गाना भी नहीं आता, एक तो सीखे नहीं थे हम,
तुक्के में गाना जो आया समझ गा लिया। लेकिन सपोर्ट रहा मुझे, कलाकारों का भी सपोर्ट रहा, मेरे जितने यार दोस्त है सबका सपोर्ट रहा, तो मैं करता रहा, बार 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 करता रहा और बस आज कर रहे हैं। कितनी मतलब बहुत से लोग जो होते हैं वो एक कहते हैं ना कि दुनिया में जो है वो एक चेहरे पे दो चेहरे तीन चेहरे लगा के बिल्कुल। निकलते हैं, पर अपनी कोई भी बुराई नहीं करना चाहता या बिल्कुल। कोई भी अपनी जो कमी होती है वो बताना नहीं चाहता। पर आपने एक बहुत ही अच्छी और एकदम इससे पता लगता है कि एकदम साफ मन इंसान आप है कि हमने सीखा भी नहीं था और उस तरह से फिर ये था कि चलो गा रहे हैं तो उस बिल्कुल। बहाने पर आपने मतलब टैलेंट एक होता है ना वो भगवान की बीच देन में होती है, बहुत सीखने की बढ़िया था। इच्छा भी बड़ी जागी कि भाई मैं मुझे लगता कि सीख लेना चाहिए। तो गुरु हमारे मोहन दत्त शर्मा जी थे, चाहे से संजौली कॉलेज में होते थे, वो म्यूजिक के टीचर थे। तो उनके पास गया मैं कुछ टाइम, जब पहले दिन बैठा तो अब हमें तो पता कि गाना गाना है, हाँ सुना था कि भाई सा करवाते हैं, तो उन्होंने पूरा दिन सा लगवाया कि सा, बोर हो गए, समझ नहीं आ रहा, सुर नहीं लग रहा, तो काफी टाइम तक लगातार बैठे बैठे उनके साथ, जब पता लगा कि भाई मेरे बस का नहीं, भाग गया छोड़ दिया मैंने। तो वही चीजें हैं कि भाई अगर मैं शायद सीखता तो आज कुछ और भी कर पाते, हम बॉलीवुड गा पाते। मैं नहीं गाता हूँ कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अपने पारंपरिक गीत है जितने मैं गाता हूँ, हाँ गा गा के इतना अब एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई गा पा रहे हैं। अब चलो लोग भी बुलाते हैं, जितने शोज वगैरह होते हैं, थोड़े थोड़े शोज करते हैं, जो भी है अपना पर नहीं, करे। बहुत लोग आपको प्यार भी करते हैं और बहुत अच्छा आप गाते हैं। वो एक होता है ना कि भगवान का आशीर्वाद आप पे हो जी जाता जी है कि आपने नहीं सीखा। बहुत से सिंगर्स ऐसे हैं मोस्टली, जी। मैं बहुत से सिंगर पे जब बात करते हैं, इवन बॉलीवुड में भी बहुत से सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सीखा है, बिल्कुल शिक्षा नहीं बिल्कुल। ली है, बट वो इतना अच्छा गाते हैं, वो रियाज जो है ना उनको बना देते हैं वो। जी ओके, तो उसके बाद हमने थर्ड, आपने स्ट्रगल की एक बात की कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया। फिर जब एक बार स्ट्रगल करते हैं और कहीं ना कहीं फिर निराशा, जैसे आप बता रहे थे ना कि निराशा हाथ लगती है, तो उससे कैसे मोटिवेट करते थे खुद को आप? मैं अपनी बात करूं हाँ। तो मैं मतलब कहीं किसी भी चीज में, एक काम में हार जाऊं, किसी काम में जो मेरा काम होने वाला अगर नहीं होता, तो सबसे पहले तो मैं हंसता हूं कि नहीं हुआ तो क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि समय से पहले और किस्मत में जो लिखा होगा वही मिलेगा, और वो समय से पहले भी नहीं मिलेगा, जब आपका समय होगा तब मिलेगा। हमें, हमारा काम है मेहनत करना, कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन हम फल की इच्छा, वही बात है कि फल की इच्छा नहीं करनी है। कोई भी काम है कर रहे हैं, निरंतर करते रहना। ठीक है आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से एक कोशिश करते, एल्बम का वही रहा, बार बार गाता रहा, जितनी बार लगा के गाना पिट गया कोई बात नहीं और गा लेंगे, क्या हो गया, थोड़ा सा खर्चा और हो जाएगा। तो इस तरह मैं करता रहता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी भी चीज को। ओके, तो मतलब इतना चिल जो मूड है आपका, ये कहाँ से आता है? पता नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, बचपन से ही मैं ऐसा हूँ। बातूनी भी बहुत ज्यादा बातूनी हूँ, लेकिन कभी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ कि किसी के आमने सामने ऐसा कैमरा फेस करके, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी नॉर्मल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, हमारे जो फ्रेंड सर्कल में, उसमें सबसे ज्यादा मैं ही बोलता रहता हूँ, जब बोलता हूँ तो बोलता ही बोलते रहता ही हूँ। रहता हूँ। जी तो बहुत ही अच्छी बात है आपकी, और जैसे आपने बताया ना कि हंसते रहते हैं और हंस जाते हैं सबसे पहले, तो जी ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सब चीजें यार लाइफ से बढ़कर थोड़ी भी है ना। बिल्कुल एक ना बिल्कुल जो समय से पहले कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक और गाना गाया है छत्रधारी महाराज जी पर, तो पहले उसकी दो चार लाइनें बता दीजिए, उसके बाद कि क्या है इसकी स्टोरी। होथानो रे हनुळे देवा मासुए जाए, हो बाशी कोंबो ठाप वासी चालदा चारोय बाये, थानो रे हनुळे देवा मासुए जाए, हो बाशी कोंबो ठाप वासी चालदा चारोय बाये। ये गाना मासू महाराज जी का है, हनोल में जो मंदिर है जिनका स्थान हनोल में है। तो इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य है मासू महाराज का, यहाँ तक हिमाचल तक इनकी मान्यता है। हिमाचल के हमारे काफी, जैसे रोडू क्षेत्र का कुछ एरिया शायद कहीं कहीं है, कोटखाई भी है, अपना जुब्बल कोटखाई जितना आता है। तो ये मुझे कहानी ज्यादा पता नहीं है। मुझे एक कॉल आया, विजय सिंह सिसोदिया जी, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने आपके गाने सुने हैं, तो कहते मुझे आपके गाने बहुत अच्छा लगते हैं, तो जिसमें आपने अपने, कहते शायद कुलिस्टे हैं आपके जीशर जी, उनका गाना गाया, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए मासूम महाराज जी का एक गीत गाएं। तो मुझे तो लगा कि मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भाई देवी देवताओं का गाना कोई आम बात तो है नहीं, आसान काम भी नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है कि भाई चलो मुझे बुलावा आया। मैं कभी हनोल गया भी नहीं था, लेकिन इच्छा थी कि भाई कभी जाऊंगा। तो
जैसे उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये गाना करना है, तो मैं खुश हो गया। मैंने कॉल उनको बोला कि भाई कोई इशू नहीं, आपको जब भी लगता है, कहते लिखना है इसे। तो मित्र है मेरे एक अंकित चौहान जी, उन्होंने ये गाना लिखा है, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। तो इसकी कहानी हमें इतना ज़्यादा पता नहीं थी, उन्होंने पूछा होगा किसी से, उन्होंने कहाँ से जो भी किया, तो उसमें ये था कहानी में कि भाई हीर मीर करके एक राक्षस हुआ था। तो उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पे नुकसान कर रहा था, जो लोगों को खा रहा था, पर जो भी था वो सतयुग की बात है, कब का कहानी है। तो मासूम महाराज जी कश्मीर के हैं माने गए हैं, कश्मीर से वो स्थान छोड़ के आए हैं वहाँ पे ओके, हनोल में। हाँ जी, महेंद्रत जो पहला स्थान उनका महेंद्रत है, वहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने राक्षस जो था उसका वध किया, तो फिर वहाँ पे अपना स्थान अब कर दिया हनोल। जितने भी उनके, उतना ज़्यादा मेरे को इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन ये कहानी है वहाँ की जितनी भी। ओके, तो वो कॉल आया और आपने कर जी, दिया वो गाना। अच्छा, थोड़ी सी आपके परिवार की बात करते हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में माता पिता, हम्म, 2 भाई हैं, हम्म, उनके दोनों की शादियाँ हुई है, एक गुड़िया है भाई की, और एक मैं हूँ, हम लोग हैं। अगर आपके पेरेंट्स की बात करें तो आपके पेरेंट्स का आप पर मतलब साथ था आपके साथ कि हाँ चलो आप सिंगर बन रहे हैं, कि अपने गाने निकाल रहे हैं, या ऐसा हुआ था कि आप पहली एल्बम नहीं चली तो अब नहीं करना, अब चलो अपना कुछ काम करें या कोई गवर्नमेंट जॉब की साइड निकलो? मेरे माता पिता का मेरे गाने से कोई ज़्यादा लेना देना रहा ही नहीं, शुरुआती दौर की अगर बात करें। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे बोला, जब भी एल्बम हो गई थी, 1 हो गई थी, 2 हो गई थी, छजूदा ये चल पड़ा था, थोड़े थोड़े शोज़ करने लग गया था। फिर मैं भागता था इधर उधर कि भाई पैसे आ रहे, भागता था कि शोज़ करने हैं, जो भी था। तो उसके साथ मैं बागवानी देखता था अपनी। तो मम्मी पापा दोनों ने मुझे कहा कि बेटा इससे नहीं चलेगा, या तो आपको नौकरी करनी पड़ेगी। हाँ, बागवानी भी आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी भी तो ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि नौकरी तो मैं नहीं करूँगा। नौकरी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, बागवानी मैं करूँगा, बागवानी के साथ साथ मैं यही करूँगा अब जो मैंने चुन लिया। तो उन्होंने 1-2 बार ही मुझे बोला, लेकिन उसके बाद जब मेरा गाना चला, जब थोड़ा और आगे मैं शो ज़्यादा करने लगा, तो उनको लगा कि यही करेगा, तो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट करना और ज़्यादा शुरू किया कि ठीक है आप गाओ। फिर पूछना शुरू किया कि हाँ, कहाँ तेरे शोज़ होते? अच्छा, एल्बम हो गया तेरा? नहीं हुआ, कर ले उसको, जल्दी से कर ले। फिर लोग चाहते हैं, लेट हो गया है। तो उनका इस तरह से रहता है मेरी ज़िंदगी में कि भाई नहीं, करिए करिए, आप निरंतर करते रहिए, तो सफलता तो एक ना एक दिन मिल ही जाती है। ऐसा नहीं है कि जो मेहनत करता है उसको एक ना एक दिन तो सफलता मिलती मिल ही है। जी। जाती है, राइट। डॉनी जी, आपका एक गाना है गाजी मामा, जी। जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों को ने उसे पसंद किया, बहुत ही अच्छी बात, जब भी आप जाते हैं स्टेज पे तो जरूरी गाते हैं आप जी। उसे। तो एक बार हमें भी सुना दीजिए। हो गाजीमा में अणी ने गणो, धुई धुई ने गणी हो सुंदरा गाजिया, धुई धुई ने गणी हो नाटी लागी यारा चौजरी, गुड़कू लागो पानी हो सुंदरा गाजिया, गुड़कू लागो पानी हो। गाजी मामा गाना ये राजीव नेगी जी ने सेलेक्ट किया। ये गाना किसी और सिंगर ने गाया था, सुनील शर्मा जी हमारे बड़े भाई। उन्होंने जब राजीव नेगी जी ने कहा कि ये गाना बहुत अच्छा है, ये गाना उतना कहते हिट नहीं हुआ, तो गाना अच्छा है, इसमें स्कोप है, तो एक बार अगर आप शर्मा जी से बात करेंगे तो उनके परमिशन से हम ये गा सकते हैं। तो मैंने शर्मा जी को कॉल किया, शर्मा जी ने कह दिया कि यार गाना तो ठीक है, मैंने खुद लिखा कहते हैं गाना, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप गाइए, मेरा तो चला नहीं, क्या पता आपका चल जाए। और उनकी जुबान लग गई और गाना कई मिलियंस में है, आज बिल्कुल। सब लोग सुन रहे हैं। तो राजीव नेगी जी और सुनील शर्मा जी के इस ये तो गाने ये में गाजी मामा है कौन थे? मतलब ये तो पुराने आपने जो बिल्कुल, स्टोरी नहीं गाजी पता। मामा काल्पनिक है एक्चुअली ओके। लिया जो है। तो इसमें ये बोला कि गाजी मामा नामक जो एक व्यक्ति है, उसकी 2 शादियां होती है, कि गाजी मामा ने किन्नौर से शादी की, 2 निगानी लाई उसने। हाँ, हाँ। तो हाँ जी, उनके फिर उसमें आगे आगे स्टोरी को बताया गया जो भी है। ओके। आपकी स्ट्रगल की बात करें तो स्ट्रगल किस तरह का आपकी लाइफ में रहा, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने लाइफ में देखे, तो किस तरह का स्ट्रगल था? स्ट्रगल शुरुआती दौर में तो जब मैंने शुरू किया, शौक हो गया था कि मुझे गाने हैं, मुझे शोज़ भी करने हैं, तो लोग बुलाते थे, यार दोस्त होते थे, कोई जैसे एसोसिएशंस के आते, गेटी में जितने शोज़ रहते हैं, तो कई बार बुलाते थे कि भाई आपका शो है, आपने आ जाना, आपको हम टाइम दे देंगे, 5 मिनट 10 मिनट जो भी रहता था। तो हम तैयार होकर बिल्कुल रेडी, गाने तैयार करने। मेरा कज़न है एक ट्विंकल, तो हम दोनों, वो भी गाता है थोड़ा बहुत ऐसे ही शौकिया, तो वो बोलता था भैया हम तैयारी करेंगे, हम सारी रात तैयारी करते थे, अगले दिन शो के पीछे बैक स्टेज इंतजार करते हैं, कई बार बारी नहीं आती थी और बोल देते थे सॉरी यार, मेन स्टार को गवाना यार, फिर टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ से फिर मुंह लटका के वापस चले जाते थे। ऐसे ही कई किस्से हुए सरकारी मेलों में गए। एक बार मैं और एसी भारद्वाज जी हमारे परम मित्र, हम जब गए
कुल्लू के लिए। तो उन्होंने किसी के रेफरेंस से उनको बोला कि भाई मेरे अच्छे नोन है डीसी साहब, कुल्लू दशहरा के रिगार्डिंग गए हम। तो हमारे पहले क्या होता थे, कटिंग्स वगैरह होते थे न्यूज़पेपर की, वो रखते थे, सीडीज है, हमारा जितना रिकॉर्ड होता था हम एक फाइल में बना देते थे। हमने फाइल्स दोनों ने तैयार की थी, तो जो भी हमारी उपलब्धियां, जो भी छोटी छोटी उपलब्धियां जो भी था, तो वो हमने तैयार करके फाइल लेके गए हम। कुल्लू पहुंच गए। पहले तो वहां पे 2 घंटे हमने वेट किया डीसी साहब का, 2 से 3 घंटे। डीसी साहब लेट पहुंचे, तो वो कहीं मीटिंग में होंगे, चलो रहता अपना अपना सबका। तो जैसे ही हम पहुंचे डीसी साहब के पीछे पीछे हम चले गए। मैंने बोला सर नमस्कार जी, हम ऐसे ऐसे शिमला से आए हैं, तो हम रामपुर के रहने वाले लेकिन हम शिमला में रहते हैं, तो हम आए थे दशहरे के रिगार्डिंग। तो अच्छा कोई बात नहीं, बताइए। मैं सर हमने फाइल्स दी सर को, सर देखना हमारा दशहरे के लिए। उनको कॉल आ गया किसी का, तो वो फ़ोन पे उन्होंने ऐसे ऐसे किया, हमें वो फाइल्स जो थी वो हाथ में उठाई और वहाँ पे और भी ढेर लगा था, उसके ऊपर रख दिया। हम देखें, हमसे ना ऐसा बोला जाए कि सर हमारी फाइल्स तो दे दो, ना हमसे ऐसा बोले सर हमारा शो का क्या हुआ। तो जैसे ही सर ने फ़ोन काटा तो बोला हाँ जी और कुछ। मैं सर नहीं, मैं बोला देखना आपने, कोई नहीं। और फिर हम उस फाइल को देखते रहे, दरवाजे तक जाते जाते कि भाई ओरिजिनल था उसमें, तो हमने तो एप्लीकेशन देनी थी उसके साथ। हम आए और वो फाइल्स भी गई हमारी, ना हमारा शो हुआ। तो इतना खर्चा करके यहाँ से वहां गए और बस में गए हम, भाई बस। उस टाइम व्हीकल नहीं, कुछ नहीं, आना जाना नहीं थे। उसने लगा था सिर्फ गाने का शौक था कि भी हमें पहुंचना, हम अगर कुल्लू दशहरा बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेयर है, तो उसमें अगर गाने का मौका मिलेगा तो शायद हमारा नाम होगा। तो वही लालच लालच में आदमी जाता है, अपने स्वार्थ होता है एक्चुअली, इंसान का स्वार्थ बोलते हैं ना कि नहीं है स्वार्थ, स्वार्थी हर इंसान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपना स्वार्थ दिखता है। तो हमें जो दिखा, हमें लगा, हम गए, हमें जब मिला नहीं तो हम वहाँ से भी हताश होके आए। बस किराया जो भी था हम इकट्ठा करके गए थे, जितना भी था मिलजुल के हमने जोड़ के गए। और रात को फिर हम वहाँ, हमारे बुआ जी रहते हैं, वहाँ हमने स्टे किया, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि कम होटल में कमरा लें। तो वहाँ पे हमने स्टे किया। तो रात को फिर अगले सुबह जब मॉर्निंग में आगे वापस, और वो दिन है आज का दिन है, हम अप्लाई नहीं करते। फिर उसके बाद जब से थोड़े से गाने हिट हुए तो फिर लोगों का प्यार मिला, तो लोग हमें बुलाते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स में थोड़ा सा जो भी हमारे गाने जब है तो कमेटी होती है जहाँ पे, तो वो हमें बुलाते हैं, तो तब जाके अब थोड़ा थोड़ा शोज कर पा रहा है। तो जो आपने कहा था कि फाइल वहां पे थी, तो फाइल लेकर आए साथ में कि वहीं पे पड़ी रही? फाइल तो पड़ी रही स्टोर में, वो तो हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। हम क्योंकि डीसी साहब से, अब एक और होता डीसी साहब का 2014-15 की बात है, हम किसी डीसी साहब से आज तक मिले नहीं थे, पहली बार मिले। अब पता कि भाई पहले बोलते थे ना, कहावत होते कि तू बड़ा डीसी लगना, तो डीसी साहब का तो और पहले ऊपर रहता कि भाई डीसी साहब। तो हम तो हिम्मत ही नहीं हुई, वो स्टोर में रह गई, मतलब वो हमारा सारा नाले में गया जितना हमने उस टाइम तक का, और गया। फिर उसके बाद ने ये कलेक्शन फिर जाके अपना, बिल्कुल। ओके। तो जैसे आपके जब हम शो देखते हैं ना, आपके लाइव जो शो होते हैं, तो उसमें एकदम एनर्जी आप भर देते हैं। एक तो आपका स्माइलिंग फेस है, हंसते तो आप रहते ही है, और आप बोलते हैं कि मैं खुश ही रहता हूँ और लोगों को भी खुश करता रहता हूँ। तो उसमें जो आप एनर्जी भरते हैं ना, तो वो कहाँ से आती है एनर्जी? एनर्जी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एनर्जी तब आती है जब आपका जैसे गाना अगर हिट है। मान लो मैंने एक गाना गाया, दूर दबे छ जुदाई देखनी मिलो, हम म्यूजिक स्टॉप करके ऑडियंस की तरफ हाथ गया, और जो शोर आता है, जब हल्ला होता है, तो लगता है कि भाई नहीं आपके छाने वाले बैठे, तो वो चीजें डबल हो जाती हैं। तो मतलब उसमें ऐसा नहीं ध्यान रहता कि फिर मैं सुर में गा रहा हूँ, बेसुरा गा, फिर ऐसा लगता है कि वो नाच रहा है, उसको और नचाऊंगा मैं। तो मतलब वो सारी चीजें, वो बिल्कुल, मतलब पहले आपने नहीं सीखा म्यूजिक, बट अब आप रियाज करते हैं काफी बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। तो कितना समय आप देते हैं, मतलब क्या कुछ करते हैं? मैं लगभग रोज के अगर मैं बात करूं तो मैं मॉर्निंग में 2 घंटे और इवनिंग में 2 घंटे, मैं रियाज दो करते घंटे, हाँ जी 4 घंटे मैं अब जाके मतलब जब से थोड़े गाने चलने मुझे लगा, क्योंकि लोग प्यार करते हैं प्यार ना, तो करते फिर हैं, लगता है फिर कि उन्हें करना लगता है है कि भाई कुछ। इसने एल्बम में कुछ गाया, सामने कुछ और गाता है। तो अब मैं अपने आप को समय देना मैंने शुरू कर दिया है, काफी समय से मैं रियाज कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब जितने भी आगे गाने होंगे, जो भी होगा, तो बढ़िया करेंगे हम, कोशिश की अच्छा कर पाए लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपकमिंग क्या आने वाला है? अपकमिंग अभी मेरा नॉन स्टॉप एल्बम है एक जो आने वाला है अभी, उसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो मतलब ये है कि जब आए तो सब सुने। बिल्कुल सब सुने, मतलब ढेर सारा प्यार जैसा मुझे मिलता है उतना मिले, उससे ज्यादा प्यार मिले, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो ऑडियंस ही है। अगर हमारा गाना कोई सुनेगा नहीं तो किसके लिए गाएंगे, अपने लिए कितना गाएगा आदमी। तो क्योंकि हमें लोग बनाते हैं, हम खुद नहीं बनते हैं। मैं आपको जैसे कि बताया कि इतनी सालों से मैं गा रहा हूँ, लेकिन प्यार जब से मिलना शुरू हुआ ना, मतलब तब से लाइफ ही चेंज हो गई है। लोगों के बीच मतलब रहना अब रह ही नहीं सकता। अगर मैं घर चला जाऊं ना, तो 3-4 दिन का अगर
शिमला मुझे आना पड़ता है वापस, की नहीं रह सकता मैं घर में भी ज़्यादा, अपना काम वाम निपटा के वैसे ही आए। और लोगों के बीच ही रहना अच्छा लगता है कि कोई लोग आपको मिल रहे हैं, तो बस उस तरह से जुड़े रहता तो हूँ लोगों लोगों का से। प्यार ही है जो हमें बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है। बिल्कुल, जब आपको फेम मिला, जब आप आगे बढ़े, तो फिर लगता है कि नहीं और कुछ अच्छा करना है और कुछ अच्छा करना है, क्योंकि बिल्कुल, हमेशा आर्टिस्ट जो होता है वो इसी चीज़ का भूखा होता बिल्कुल। है ना? अगर वो तालियों का और उनके प्यार का। बिल्कुल, अब गाना कहीं भी आप गाने, तो गाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो वही बात है, सुरीले हैं, बहुत अच्छे-अच्छे सीखे हुए लोग हैं। लेकिन वही बात है कि भई मुकद्दर, मुकद्दर। अपना-अपना मेहनत जिसके साथ लोगों का प्यार, क्योंकि लोग बनाते हैं, बनाता ही लोग है। बाकी अपनी-अपनी मेहनत है सबकी, सब कर रहे हैं, बाकी अच्छा कर रहे हैं। आपने एक गाना गाया है यार नी मिलना, तो वो किस यार के लिए आपने गाया था? एक्चुअली वो गाना कुलदीप शर्मा जी का था, हम्म। तो मुझे वो काफ़ी पसंद था। लेकिन बीच में एक आते हैं ना, जीवन में चेंजेस आते हैं, जीवन में कई चीज़ें होती है, उतार-चढ़ाव आता है, तो बस एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। तो उस टाइम गाया था, मेरा ब्रेकअप हो गया था एक्चुअली। ओके। जी, तो उस टाइम मैंने वो गाना गाया था, मतलब वो फ़ील करके, तो मुझे लगा कि मैं इसको गा लेता हूँ। मैंने स्टूडियो में जाके गा लिया वो, कुलदीप शर्मा जी का गाना था। तो उसमें मतलब भावनाएँ जुड़ी थी कि भई यार नहीं मिलना, दिलदार नहीं मिलना, तो वो सारी चीज़ें वो और वो गाना गाया तो मैंने। ब्रेकअप की थोड़ी सी स्टोरी बता सकते हैं, कैसा, क्यों? देखिए हमारे हिमाचल में या कहीं भी अगर देखें, तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखते रोज़गार देखते हैं। तो मेरे पास कोई ऐसा रोज़गार नहीं था जिससे मैं मतलब अपना चला पाऊँ, आगे ज़िंदगी में आगे जी पाऊँ। तो बात वही होती है, जी क्या करता है जी लड़का? जी कलाकार है। अच्छा कलाकार तो ठीक है, और क्या करता है जीने के लिए? तो वो कोई मेरे पास इतना ज़्यादा अपना साधन नहीं थे। तो शायद मुझे लगता है ना उन्होंने कभी बताया उनकी ओर से, ना कभी मैंने फिर ज़्यादा जानने की कोशिश की, क्योंकि जिस इंसान को आपके साथ नहीं रहना है, आप उसकी लाइफ में ज़बरदस्ती तो नहीं रह सकते। जैसे वो गए, लेकिन मैंने अपना जो थोड़ा-सा जो दुःख हुआ था, वो मैंने मतलब गाने के तौर पे गाया, और उसके बाद मैंने गाना भी छोड़ दिया था। 2 साल तक मैंने बिल्कुल भी गाना नहीं गाया। ओके। और 2 साल जब बीत गए, तो उसमें जो मतलब वही बात है कि समय है, ये निकल जाता है, एक सा नहीं रहता है। मैं ज़िंदगी में कभी भी हताश नहीं होता हूँ, लेकिन वो पहला शायद ऐसा टाइम था जब मैं सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। जब मैं हर चीज़ों के पीछे मतलब ऐसा हर चीज़ खटकने लगी, चुभने लगी, किसी ने बोला तो इसने ऐसा क्यों बोला, किसी ने ऐसा किया। तो मैंने 19 दिन खाना नहीं खाया, मैं भूखा रहा 19 दिन। जीना तो उस टाइम लगता है कि एक टाइम नहीं खाओ तो भूख कैसा लगती है। हम खाने पीने के शौकीन हैं, खाते रहते हैं, लेकिन 19 दिन ऐसे बीते जिसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। लेकिन वो समय निकल गया। मुझे नहीं पता कैसे-कैसे बीता वो समय, लेकिन निकल गया। कई टाइम तक, कम से कम 8 महीने से साल तक मैं नींद नहीं ले पाया। कभी 1 घंटा सोना, कभी आधा घंटा सोना, कभी ऐसे निकल जाती थी रातें। तो उस टाइम पता लगा एक्चुअल में कि ज़िंदगी, लाइफ़, आपकी लाइफ़ क्या है। कहीं वो तो आता है ना कि ज़िंदगी में ऐसा कर लें, साला ऐसा कर दे, मर जा। लेकिन मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा, ना कभी मरने का सोचा, ना मैं कभी मरूँगा। हाँ, मरता तो हर इंसान है, मौत से मरेगा। लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि भई कायरता बोलते हैं ऐसे, अगर कोई सुसाइड कर ले कोई इस तरह के, लेकिन हम नहीं, हम उन लोगों में से नहीं। हम औरों को रास्ता दिखाने वाले हैं कि जीने के से और चीज़ें होती है। तो बस हम अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करके आगे निकल गए। तो मैंने जितना भी समय था, जो भी था, उसको बहुत मुश्किल से भुलाया, अपनी लाइफ़ में आगे निकला। तो उसके बाद 2 साल के बाद जब मैं दोबारा गाने आया, तो जो 2 साल का था मैंने कोई शोज़ नहीं किया, तो मैं बैक फुट पे भी आ गया। तो जितना भी समय था, जितना मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, तो फिर मैंने एक और एल्बम का जो गाने थे जिसमें कुछ पंकज ठाकुर जी ने लिखे, जो कुछ पारंपरिक गीत थे, वो सुरेंद्र नेगी जी के पास लेके गया। तो उन्होंने फिर काफ़ी कोऑपरेट किया कि भई आप तो गायब ही हो गए थे, तो जो भी था। मैं, और कुछ नहीं सर, हमें चलना है आगे, मुझे करना है। तो उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग की, वो गाने किए, वो गाने काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बीच में लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन से 1 डेढ़ साल और पीछे हो गया। तो 3-4 साल का जो बीच का अपना टाइम गैप पीरियड आया। रहा है, हाँ जी, उसमें बहुत पीछे हो गया था। फिर लॉकडाउन के बाद जितना टाइम मिल पाता था, फिर घर में थोड़ी बहुत तैयारियाँ करते थे। फिर मुझे लगा कि भई नेगी सर से ऐसा हो गया था कि नेगी सर से डर लगता था। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद नहीं गा पा रहा हूँ वहाँ पे। मैं हिचकिचाहट हो रही थी मुझे गाने में कि भई मैं इनके सामने प्रॉपर नहीं गा पा रहा हूँ, वो डर होता है ना। उनकी, क्योंकि उनका ओहदा वो है, उनका स्थान है, उनसे थोड़ा-सा ऐसा रहता है।
लेकिन उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया, उन्होंने बड़े प्यार से गवाया हमें। लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक बार कहीं और ट्राई करना चाहिए। फिर मेरी मुलाकात हुई राजीव नेगी जी से, ओके। जिन्होंने एक्चुअल में बनाया डॉनी से, जो डॉनी चौहान वाली बात उन्होंने बनाया। फिर मैंने फिर से सौजुदा ये गाया है, ओके, 2 बार गाया, 2 क्योंकि बार? पहले पारंपरिक गीत था और इस पारंपरिक गीत को दोबारा लिखा गया। ओके। फिर हरिकिशन वर्मा जी है, उन्होंने इस गाने को लिखा, और राजीव नेगी ने जो म्यूजिक दिया इस गाने में, मतलब गुरु तुल्य भाई हमारे, तो उन्होंने इस गाने में 4 चांद लगा दिया। और ये गाना बहुत, और जैसा कि सभी सुनते हैं, तो उस गाने ने मुझे मतलब फिर से पटरी पे लाया। और आज ऐसा है कि आज कर रहे हैं काम, जितना भी है चल रहा है, बस भगवान की दया से। फिर मन किया किसी को दोबारा से गाने का, मतलब यार नहीं मिलने वाला, नहीं कुछ अच्छा प्यार वाला गाने का? नहीं आया ऐसा, मूड और जिंदगी में दोबारा से फिर? बिल्कुल मूड तो आते रहते हैं जिंदगी में, क्योंकि किसी के आने या जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती है। बिल्कुल। तो वही बात है, ऐसा नहीं है, जिंदगी में है भी है, चल भी रहा है, और ऐसा नहीं है भविष्य में जैसा भी होगा, माता पिता का जैसा भी रहेगा, शायद 2-1 साल में शादी भी हो जाएगी। ऐसा वेरी नहीं है, नाइस। जितना भी जैसा भी है जरूर। ओके, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और हमारी भी शुभकामनाएं कि आपकी शादी जल्दी हो और आप ऐसे जी ही जैसे थैंक यू, खुश रहते हैं ऐसे ही हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच। एक और आपका गाना है जो डेथ सॉन्ग पे आपने गाया है, जी शशि की याद, जी। तो उसकी गाने की क्या स्टोरी है? और शशि की याद एक्चुअली ये मेरे रियल कज़न का गाना है, कज़न ब्रदर, मेरे छोटा भाई था मेरा। 18 साल की उम्र थी उसकी। तो वो एक्चुअली खेत में गए थे काम करने, हम तो इधर ही शिमला में थे। उन्होंने कहीं झाड़ियों में आग लगा दी, तो वो आग वहाँ पे फैल गई। वो दौड़ गया बेचारा उसको बुझाने के चक्कर में, या देखने की भाई कहीं ये आग कहीं किसी और के बगीचे, गाँव में कैसा रहता माहौल। तो वो भाग गया, उसका पाँव फिसल गया और ऑन द स्पॉट वहीं पे, मतलब आग में बिल्कुल। कर, ओके। तो वो मतलब वो तो बता भी नहीं सकते, मतलब कैसा दुख हुआ, कैसा फील हुआ। क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ उसका बहुत लगाव था, क्योंकि घर आना, जहाँ जाना, इधर उधर से कभी फोन करना, कभी आना, आएगा, खाएगा मेरे साथ, एक थाली में हम खाना। तो वो चीज़ें, सोना साथ, बातें शेयर करनी, जो भी उसको लगता भैया 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 करते। जब स्कूल टाइम का जितना भी उसका रहता था, जो छुट्टियों का टाइम रहता था, उसने ज़्यादातर मेरे साथ बिताया है। तो मैं तो मतलब ज़िंदगी में उस इंसान को कभी भी नहीं भुला सकता। बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ाई में केवी से पढ़े है, डीयू के लिए उसका सिलेक्शन हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो 4-5 दिन रह गए थे, तो उसने आना था। इवन मुझे कॉल आया उसका कि भैया मुझे शॉपिंग करनी है। तो कहते मैं शिमला आ रहा हूँ, तो भैया आप 1-2 दिन फ्री रखना मेरे लिए। तो मैंने बोला तेरी ऐसी क्या शॉपिंग है जो 2 दिन लगेंगे? मैं बोला तू आ जा, तो मैं वाले घड़ी चले जाएंगे, 1-2 घंटे में फ्री होकर हम आ जाएंगे। लेकिन वो आया ही नहीं, टाइम ही नहीं आया, क्योंकि उतने में फिर खबर कुछ और ही आ गई। तो ऐसे मेरा एक एल्बम रिकॉर्डिंग चल रहा था, मैं वो सब काम कुम छोड़ के मैं घर गया। तो उसके बाद जैसा भी माहौल, मतलब उस माहौल से निकलना बहुत मुश्किल था। तो बड़ा मुश्किल करके फिर अंकल आंटी है मेरे, जो चाचा चाची, उन्होंने बोला कि भाई आप गाते हैं तो हम चाह रहे हैं कि भाई अपने बेटे का गाना भी एक कर देते हम। तो मैंने बोला हाँ करेंगे करेंगे। तो मुझे लगा पहले किसी और से गवाते, क्योंकि मेरे बस में नहीं था ये गाना। इस गाने के अगर मैं बताऊं तो शायद फैमिली वालों को भी पता नहीं होगा कि इस गाने के पीछे की स्टोरी, मतलब मैंने कैसे गाया है। क्योंकि वो बात थी, मैं मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो भी दुख में हैं। उनको अगर मैं बोलता कि जी मैं नहीं गाऊं, किसी और से गाते, हो सकता है उनको ऐसा लगे कि ये क्यों नहीं गा सकता भाई, इसको क्या हो गया। लेकिन वो मेरा दर्द था। मैं इस गाने को गाते हुए अगर कम बात करूं तो हर एक दूसरे तीसरे अंतरे के बाद मतलब आंसू निकले, मैं गा ही नहीं पाया। इस गाने को गाते गाते मैंने कम से कम 5 घंटे में लगाए हैं, गाना ही नहीं गा पा रहा था। तो धीरे धीरे करके मैंने जैसे तैसे करके कंप्लीट किया और रिलीज कर दिया। अगर इफ यू कंफर्टेबल तो 2 लाइन गा सकते हैं आप? बिल्कुल। हो जागा माटे द रोटी गाऊ बे जोन मोस थाना, तू आसा तो शेषिया भाइया बे मारे घररी शानो, मारे भाइया शेषिया आरा बे मारे घररी शानो। ठीक है। इतना ही कहूँगा मैं इस गाने को, क्योंकि इसमें आगे जितने भी गाने उसमें वो फील है, वो भाव है, फिर वही बात, फिर वो जी। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट पे बात करते हैं, ठीक है? हमारा जो दूसरा सेगमेंट है, इसमें हम आपको कुछ शब्द देंगे। उस शब्द में सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आता है और क्यों, ठीक है? सबसे पहले दोस्त, किसका नाम आता है और क्यों? हनी नेगी। ओके, और क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मतलब एक उसका नेचर जो है वो मेरी तरह है, जॉली।
क्यों, जब भी कोई बात लगती है मैं कुछ गप सुनाऊंगा, वो बात को आधे में काट देता कई बार और अपनी बात उस पर परोस देना, अपनी मतलब हावी हो जाता अपने खुद से, फिर हम आपस में अगर ये जो होता नोक जोक दोस्ती वाली, तो बस उसमें करते रहते हैं। जी। ओके, खुशी खुशी माता क्या पिता। है और क्यों? अच्छा, माता पिता है, माता तब तो पिता क्यों तो बात ही नहीं बनती है। बिल्कुल, ओके। माता पिता से बढ़कर, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए माता पिता भगवान से पहले, मेरे लिए सर्वोपरि है माता पिता। माता पिता से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो खुशी का मेरे, वही है मेरी खुशी। जी। और इंस्पिरेशन, ऐसा जिससे इंस्पायर होते हो आप, और क्यों? या थोड़ा टफ है। टफ तो आएगा, टफ तो आएगा। जिससे आप इंस्पायर होते हैं कि नहीं यार, मुझे भी ऐसा कुछ सीखना है, ऐसे बनना है। इंस्पिरेशन की बात करूं तो कुलदीप शर्मा जी, क्योंकि मुझे लगता है वो बब्बर शेर है इंडस्ट्री में ना, क्योंकि उनका अलग ही मतलब एक छाप है इंडस्ट्री में। जब वो शोज करते हैं, उनकी दहाड़ी लगती है कि भाई कुलदीप शर्मा है, तो मुझे लगता है कि भाई नहीं, मुझे भी उनकी तरह बढ़ना है, शोज करने हैं, काम करना है, तो उनकी तरह करना है, उनकी तरह जाना है। ओके, फन। बिल्कुल। फन मतलब क्या है और क्यों? जो फन होता है ना, फन करते हैं जैसे आप बीच में वैसे वाला फन, मतलब डॉनी चौहान। सनी जवान। ओके। काइंडनेस, जो काइंड होते हैं कुछ पर्सन आपकी लाइफ में, कि काइंडनेस होती क्या है? काइंडनेस मेरे मम्मी है, क्योंकि वो बिल्कुल, अगर उनको मैं कुछ बात बताऊंगा कि भाई मम्मी ऐसा हुआ है यार, वहां पे ना गाड़ी बच गई, बेचारे का सिर फूट गया एक बंदे का, तो मम्मी के ना आंखों में लिटरली आंसू से आ जाते। अच्छा, और क्या हुआ? मैं तो पूरा सुन नहीं गया। तो उनका मतलब वो है कि वो बहुत ही भावुक है, वो जॉली है, वो उनका नेचर ऐसा ही है। ओके। बिल्कुल। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, क्या है और क्यों? एंटरटेनमेंट मेरे लिए तो संगीत ही है, क्योंकि संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बाकी मैं क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता हूँ, तो क्रिकेट की ओर जैसे ही मुझे लगता है कि भाई कुछ नहीं करना, निकल जाते हैं क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, तो बस उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं जितना भी और रहता है। प्यार? प्यार मजेदार। ओके। ब्रेकअप? दुख दर्द बुरा समय मतलब हाँ, जिंदगी का। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल और ये रहा भी है आपकी लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कोई दोस्त जो आपके एक कॉल करने पर मतलब एकदम पहुंच जाए? अनिल शर्मा जी। अनिल हाँ शर्मा जी, जी। जो आज भी हमारे साथ आए हैं, उनको जब मर्जी याद करो, जब मर्जी, मैंने जो मर्जी बोला, मुझे बोला कि भाई पहुंचना है ऐसे ऐसे साथ जगह, में बैठे हमारे। बिल्कुल। तो जब भी मैंने उनको याद किया तो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं, दिन हो रात हो, जब मर्जी। कहीं शोज में होता है, कई बार काफी दिक्कत आती है, कई बार विकर नहीं होता है, कई बार कहीं जाना होता है, तो पंडित जी, और पंडित जी गाड़ी लेके उपलब्ध। मतलब ऐसा बिल्कुल दोस्त होना जिंदगी में बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। तो यही हमारा पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, ठीक बहुत लगी, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा बढ़िया, लगा बात करके? बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सर, आप आए, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच।